ओके, चलो नया टॉपिक। हाँ, आज क्या है? थर्सडे। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन का क्लास बचा है। ठीक। देन 1 वीक का गैप, उसके बाद चालू करेंगे ऑटोमेशन। ठीक है। ओके, चलो नया टॉपिक। वेरिएबल के बारे में तो अभी तक सबको पता है कि वो एट अ टाइम एक ही वैल्यू स्टोर करता है। करेक्ट, यही होता है। उसकी वैल्यू अगर चेंज करना है तो क्या करें, या उसके अंदर दूसरी वैल्यू डालना है तो क्या करें? एक ही रीज़न है, रीअसाइन। यही होता है ना, रीइनिशियलाइज करो। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हम वहाँ पे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हम एक बार में एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक। इंट ए इक्वल टू 10, ये हो गया। यहाँ पे एक ही वैल्यू स्टोर होगी। दूसरा वैल्यू करना है तो रीअसाइन करो, इसके अलावा कुछ है नहीं मेरे पास। ठीक। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करना पड़ता है। कल जो हम बता रहे थे उसके लिए स्ट्रिंग का, है ना, जब मैं स्प्लिट करता हूँ तो स्प्लिट करने से मल्टीपल वैल्यूज निकलती है, उसे कैसे स्टोर करेंगे। ठीक है, वो एक एग्जांपल थी। तो मेरे पास एक सिनेरियो है जहाँ पे मुझे क्या करना है, 10 रोल नंबर, 10 फ़ोन नंबर्स या फिर 10 नेम, ठीक है, उसे स्टोर करना है। तो अगर 10 की बात आ रही है तो हम क्या करेंगे, 10 वेरिएबल बनाएंगे, सब कुछ स्टोर कर देंगे। यही लॉजिक हमें पता है अभी तक, है ना। 10 फ़ोन नंबर हो, 10 नेम हो या फिर कोई और चीज़ हो। अगर मल्टीपल दिख रहा है मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स बनाओ, सबको उसमें ऐड कर दो। ठीक है। यही चीज़ होगी अगर मैं मल्टीपल करता हूँ, तो अगेन मेरा कोड बड़ा दिखेगा। मल्टीपल वेरिएबल्स मेरे यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, है ना, यानी कि मल्टीपल मेरी मेमोरीज वेस्ट हो रही है वहाँ पे। करेक्ट। एक तरीका ये है कि हम अपना जो वेरिएबल्स का काउंट है वो ही बढ़ाएं ना कम कर दें। अभी तक हमने क्या देखा, 10 वैल्यू के लिए 10 वेरिएबल लगते थे। अगर मैं बोलूँ एक ही वेरिएबल में काम हो जाए, अच्छी बात है ना। 10 वैल्यूज़ को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर ना करते हुए एक ही वेरिएबल में अगर स्टोर कर दे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एरे। ठीक है, अर्रे नहीं, हाँ, ये एरे। चालू हो जाओ तुम्हारे एरे। तो एरे क्या है? एरे ऐसी चीज़ है जहाँ पे मल्टीपल, क्या हो गई, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज विथ सेम डेटा टाइप। हम एरे में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो एरे क्या है, एरे इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, नॉन प्रिमिटिव एंड डेटा टाइप। कोई बता सकता है क्या मीनिंग हुआ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप? सबसे पहले तो डेटा टाइप का मतलब, जब उसमें कुछ वैल्यू स्टोर होगी तो उसका टाइप बताएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नॉन प्रिमिटिव मतलब ये वेरिएबल, सॉरी, ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जब भी कोई क्लास होती है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, ऐसी चीज़ों के टाइम पे हम नॉन प्रिमिटिव बोलेंगे उसे। स्ट्रिंग क्या है, इज़ अ क्लास, क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है और वो डेटा टाइप भी है। ठीक, तो वो नॉन प्रिमिटिव हुआ। करेक्ट। और जैसे देखोगे इंट, लॉन्ग, ये सब क्या है, क्लास नहीं है, ये सिर्फ प्रिमिटिव वेरिएबल्स है, ये ऑब्जेक्ट नहीं बनते। ठीक है, ये डिफरेंस आता है। तो एरे क्या है, एरे इज अ क्लास। क्लास है तो क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनेगा। ठीक है, और ये क्या है, इट इज़ अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, मतलब यहाँ वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ठीक है, और वैल्यू कौन सी स्टोर होगी, मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है लेकिन डेटा टाइप सेम होना चाहिए। मतलब एट अ टाइम मैं 10 फ़ोन नंबर अगर यूज़ कर रहा हूँ तो सारे के सारे नंबर्स ही होना चाहिए, है ना। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्ट्रिंग आ जाए बीच में या स्ट्रिंग कैरेक्टर आ जाए, ऐसा नहीं। नंबर्स है तो नंबर ही चाहिए, मतलब लॉन्ग लिया मैंने फ़ोन नंबर के लिए तो लॉन्ग ही चाहिए। नेम स्ट्रिंग होती है, तो सारे के सारे डेटा क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। एक भी वहाँ पे नंबर या फिर कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। करेक्ट। तो एरे क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इट इज़ यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज विथ सेम डेटा टाइप। इतना डेफिनेशन समझा? तो ये कैसे काम करता है, मैंने शॉर्ट में बताया भी था वैसे। इस तरीके से एक एरे बनेगा। करेक्ट। और इसके अंदर में ऐसे बॉक्स बना देते हैं।
ठीक है, तो अभी तक एक ही ब्लॉक बनता था, है ना, जब हम प्रिमिटिव वेरिएबल लेते थे ऐसे मेमोरी में एक ब्लॉक बनता था और उसमें एक ही वैल्यू स्टोर होती थी। अभी जो ब्लॉक बन रहा है ये मल्टीपल ब्लॉक है, मतलब एक ब्लॉक के पार्ट्स है। डन। अब यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर होगी वो मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। तो मैंने अगर लिया 1, ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे 2, अरे 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया और एरे ऐसे ही दिखेगा, ठीक है, मतलब जो बोलते हैं ना स्टैक बोल सकते हो, एक के ऊपर एक चीज़ें रखी रहती हैं, वैसे ये एरे हुआ। ट्रेन, ट्रेन भी एक एरे है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी वैल्यू स्टोर होती है तो ऐसे ही ब्लॉक ब्लॉक में स्टोर होते जाएगी जाके। और सारे का डेटा टाइप क्या है, इंट। एक भी यहाँ पे कैरेक्टर या एक भी स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, सारे क्या होना चाहिए, सेम डेटा टाइप, करेक्ट। अब जो वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, तो अभी मैं दे देता हूँ ए आर आर, ठीक है। तो ए आर आर नाम मैंने दे दिया, जैसे इंट का था ए, वैसे ही एरे का मैंने दे दिया ए आर आर। तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा टाइप एक ही है, करेक्ट, या वेरिएबल जो है वो एक ही है, लेकिन इसके अंदर वैल्यूज़ कितनी है, 10 वैल्यूज़। तो मेरा जो मेमोरी यूज़ होती थी 10 वेरिएबल के लिए, अब वो नहीं हो रही। एक ही वेरिएबल, एक ही डेटा टाइप, और वैल्यूज़ कितनी है यहाँ पे, 10 डिफरेंटली, करेक्ट। तो इससे आप कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। कोई क्वेश्चन है उस पर, एरे के बारे में? ठीक है। तो एरे, एरे के बारे में जैसे बताया, क्लास है। स्ट्रिंग के अंदर जब हम वैल्यू स्टोर करते हैं वो दो तरीके से करते थे, डायरेक्ट भी करते थे और विद क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट भी करते थे। सेम ऐसे ही एरे के अंदर भी होता है, डायरेक्ट वैल्यू भी असाइन होती है और विद ऑब्जेक्ट भी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक उसमें करते हैं बायलेटरल्स, डायरेक्ट वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं लेता हूँ, अभी इंट लिया मैंने, इंट के बारे में बात करते हैं। तो इंट वेरिएबल लेते हैं, इंट ए, ये नॉर्मल मेरा इंट है। इसी को अगर कन्वर्ट करना है ना एरे के अंदर तो इतना करना होता है, इंट लो, इसमें लगा दो एरे का ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट लगाते हैं इसे बोलते हैं एरे का ब्रैकेट, ठीक है। और ये एरे का ब्रैकेट कहीं भी हो सकता है, क्या होगा मुझे, ये जो ब्रैकेट है ये इंट के बाद लगाओ या फिर यहाँ पे लगाओ, दोनों भी मतलब एक ही है, ठीक है। डेटा टाइप के बाद लगाओ या वेरिएबल के बाद लगाओ, दोनों भी एक ही चीज़ होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक ही वैल्यू स्टोर किया था, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेंगे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना ही करते हैं, ऐसे नहीं करते, ठीक है, ऐसे कॉमा देके नहीं करते। इसके लिए बस है ब्रेस ओपन, ब्रेस क्लोज, ठीक। बस इतना करने से ये पूरी की पूरी वैल्यू स्टोर हो जाएगी इस वेरिएबल के अंदर। क्या क्या करना है, सबसे पहले सेम ऐसे ही इससे फॉलो करना है ये कॉन्सेप्ट को, डेटा टाइप उसके साथ ब्रैकेट लगा दो या फिर वेरिएबल के साथ ब्रैकेट लगा दो। यहाँ सिंगल वैल्यू थी, यहाँ मल्टीपल वैल्यूज लिख दो, ठीक है, कॉमा के साथ, कॉमा सेपरेटेड। देन ब्रेस ओपन, ब्रेस क्लोज, मतलब ये कैलकुलेट करेगा एज अ वन सिंगल वैल्यू, है ना, इसे हम बोलते हैं एरे। बेसिकली ये वन वैल्यू नहीं है, ये वन एरे, मतलब एक ही डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यू, उसे बोलते हैं एरे। तो इसे हम बोलेंगे इंट एरे, क्या बोलेंगे इसे हम, इंट एरे। डन। तो इंट एरे हमने बनाया, उसे स्टोर कर दिया इस ए आर आर के वेरिएबल में। डन। अब ये स्टोर कैसी हुई होगी जाके, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे जाके। एरे के अंदर जब भी वैल्यू स्टोर होती है तो वो होती है इंडेक्स के फॉर्म में, यह भी हमें पता है, पहले ही पढ़ लिए थे। पहला इंडेक्स हो जाएगा 0, दूसरा होगा 1, है ना, ऐसे ही जाएगा ये 2 3 4, यहीं तक लेते हैं।
0 to 4 मतलब कितने इंडेक्स, 5 इंडेक्स, और वैल्यू भी कितनी है, 5। ठीक, तो ये जो वैल्यूज है ये एरे के अंदर अब स्टोर हो गई, उस वेरिएबल का नाम क्या है, ARR। करेक्ट। अब अगर मैं सिर्फ ARR प्रिंट कर देता हूँ तो क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा, कल वैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ ये चीज़, सारी वैल्यू आएगी का, कल बताया हूँ ये चीज़। एरे का वेरिएबल डायरेक्टली अगर प्रिंट करोगे तो ऑब्जेक्ट देगा, एड्रेस देगा। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मान लो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ही प्रिंट कर दे रहे हैं। तो ये समझो क्या है, ये ऑब्जेक्ट बना, ये भी क्या बना, एक ऑब्जेक्ट बना है, एरे ऑब्जेक्ट, उसका एड्रेस किस में स्टोर है, ARR के अंदर। स्ट्रिंग में भी ऐसे ही होता है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनता है और स्टोर हो जाता है जाके, लेकिन वहाँ पे एक वैल्यू थी, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज। अगर ARR प्रिंट करोगे तो ये एड्रेस प्रिंट कर देगा, बट मुझे क्या चाहिए, वैल्यूज प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो ये हुआ, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, इंट एरे, और ठीक है इंट एरे हो गया, प्रिंट एड्रेस ऑफ एरे, है ना, ये हो गया डन। अब जो भी वैल्यूज होती है एरे की वो इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर होती है, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे स्टोर है। मुझे अगर वैल्यू उसमें से निकालना है तो इंडेक्स के फॉर्म में ही निकालना पड़ेगा। कैरेट याद आ रहा है, कैरेट में भी हम इंडेक्स देते थे, वो उस कैरेक्टर इंडेक्स पे जाके निकाल के लाता था। सेम ऐसे यहाँ पे करोगे, ARR यहाँ लगाओगे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और इसके बीच में दे दोगे इंडेक्स, तो जो भी वो थर्ड इंडेक्स पे होगा वैल्यू वो आके प्रिंट हो जाएगा। आया 4। ऐसे ही जो भी इंडेक्स यहाँ पे दोगे वो इंडेक्स अपने को मिल जाएगा। समझ गया, ठीक है ना। एरे इनिशियलाइजेशन बाय लिटरल, बोलो ना। हाँ ये ऐसे ऐसे, बस इंट एरे, जैसे इसको क्या बोले थे हम, अरे मैंने बोला ये लगाओ या फिर ये लगाओ, दोनों भी सेम चीज़ है, और इंट एरे ही बोलेंगे ना इसे। हाँ देखो है वो ही, देखो ऊपर कैसा है इंट और ए, इंट के बाद ब्रैकेट लगाओ या ए के बाद ब्रैकेट लगाओ, दोनों भी सेम है। ठीक है, कई बार ऐसे भी चलता है, दिख रहा है स्पेस दे दिया, ये भी चलता है। बेसिकली ब्रैकेट कहीं भी लगाओ, बट इंट के पहले मत लगाना। अभी भी चल रहा है, इंट के बाद भी स्पेस दे दिया, एरे के पहले भी स्पेस दे दिया, तब भी चल रहा है। इसी को अगर मैं बाहर कर देता हूँ, अब नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो एरे को यहाँ दो, या फिर इसके पहले दो, या फिर इसके बाद दो, या फिर सबके बीच में स्पेस दे दो, सब चलते हैं, है ना। तो कोई इसका फिक्स ऐसा नहीं है कि आप वही फॉर्मेट फॉलो करो, बस ब्रैकेट चाहिए। ब्रैकेट का मतलब ये होता है इट इज़ अ एरे, है ना। अब ये एरे कहाँ लगाना है वो आपकी मर्जी, ठीक। बट यहाँ पे ध्यान देना, जब मुझे वैल्यू निकालना है एरे में से, या वैल्यू एरे के अंदर पुट करना है, तब यही फॉर्मेट यूज़ होता है। तो इसलिए कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हमेशा एरे के वेरिएबल के बाद में ही ब्रैकेट लगाया करो। ठीक है, अगर मैं स्टार्टिंग से ऐसे बताऊँ ये करना ऐसे, ये सही है, बट जब वैल्यू मुझे निकालना है एरे में से तो मैं ऐसे यूज़ करता हूँ, करेक्ट। और ऐसे यूज़ करूँगा तो आप बोलोगे ब्रैकेट तो इंट के साथ लगा है, ARR के साथ तो कोई ब्रैकेट है नहीं, यहाँ कैसे लगा दिए। तो इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, ये फॉर्मेट यूज़ करते थे। अभी क्लियर, ठीक है। आते आते अभी उसके बाद आते हैं, अभी धीरे धीरे बात करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट होने दो, ठीक है ना। अभी ये चीज़ हो गई, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर रहे हैं लिटरल के साथ, है ना। डायरेक्ट वैल्यू हम लिटरल के साथ कर रहे हैं, तो इसको क्या बोल सकते हो, एरे इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू असाइन वैल्यू असाइन करने को ही हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज करना, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एरे के अंदर हम वैल्यू पुट कर दिए, इनिशियलाइज कर दिए, ठीक। दूसरी चीज़, मुझे एरे के अंदर से 1 बाय 1 सारी वैल्यू निकालना है, तो क्या करें, फॉर लूप लगाना पड़ेगा, है ना। फॉर लूप लगाना है तो
ये भी पता होना चाहिए ना कितने इंडेक्स है इसके। कैरेक्टर का इंडेक्स निकाले थे, स्ट्रिंग का निकाले थे हमने, इसका भी निकालना पड़ेगा लेंथ। तो कैसे निकालते हैं वो, ए आर आर डॉट, ये है लेंथ, वो याद रखना ये लेंथ इसमें वो नहीं है, क्या बोलते हैं यार, यहाँ पे देखो ब्रैकेट नहीं है ना, और जो वो वाला था स्ट्रिंग वाला उसमें थी, हाँ ये चीज़ है। एरे लेंथ, ऐसे एक वेरिएबल बना देता हूँ। तो ये क्या करेगा, लेंथ लेके आएगा, है ना, और यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं हम अभी के लिए। ठीक, इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। अब फॉर लूप यूज़ करते हैं। लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, इंट आई इक्वल टू 0, है ना, जाएगा कहाँ तक, लेस देन ए आर डॉट लेंथ, यहाँ तक जाएगा, देन आई प्लस प्लस, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 मुझे निकालना है, प्रिंट करना है, तो सेम प्रिंट के लिए एस ओ पी यूज़ करो, ए आर आर के साथ ब्रैकेट यूज़ करो और यहाँ पे लगा दो आई। ठीक, और यहाँ पे कर देते काउंट, इसे हम बोलते हैं एरे एलिमेंट। ठीक है, ये जो एरे के अंदर वैल्यूज है ना, इसे हम बोलते हैं एरे एलिमेंट्स। ठीक है, काउंट ऑफ एरे एलिमेंट्स ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो ये है एरे लेंथ। डन, ये पहले बताएगा कितने एलिमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ये प्रिंट कर देगा। तो हाँ एरर है, अच्छा अच्छा कैपिटल है, कैपिटल। अब ठीक है, तो पहले बताया उसने 5 एलिमेंट्स हैं और 1 बाय 1 उसने प्रिंट कर दिया। ठीक, फॉर लूप जब पढ़ रहे थे मैंने बताया था, एक फॉर लूप अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, उसे क्या बोलते थे, इनहेंस फॉर लूप या फिर फॉर ईच। ठीक है, अब आएगा उसका काम फॉर लूप का। ठीक है, तो उसको बताता हूँ बाद में, पहले दूसरा तरीका देखते हैं। ये तो एक तरीका हुआ एरे का। दूसरा तरीका बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तो बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट करना है, इसको ऐसे करते हैं, ए आर से भी आर होते हैं इक्वल टू न्यू। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा न्यू और यहाँ पे अगेन लगेगा इंट, ऐसे। ठीक है, देखो ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूज लगती है कई बार अपने को। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसको अभी के लिए हटाते हैं, ऐसे ही बनता है क्लास ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हम क्लास रेफरेंस वेरिएबल, न्यू कीवर्ड और एक कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर में हमारा ऐसे होता है, ऐसे ही होते हैं, है ना। बट इसको एरे बनाना है, तो इसको यहाँ पे लगा दो ब्रैकेट, पैरेंथेसिस की जगह पे लगेगा एरे, है ना, इसकी जगह लगेगा एरे। तो हम इसे क्या बोलते हैं, एरे डिक्लेरेशन, या वैल्यू असाइन नहीं हो रही। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। जब स्ट्रिंग में हम ऐसे ऑब्जेक्ट बनाए थे, तो पैरेंथेसिस में क्या किए थे, वैल्यू दिए थे, तो उसे हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। अगर वैल्यू इनिशियलाइजेशन अगर वैल्यू देते हो तो, यहाँ पे वैल्यू नहीं दी जा रही है, इसे हम सिर्फ बोलेंगे एरे डिक्लेरेशन बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है, यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा इस एरे के अंदर कितनी वैल्यूज आप रखने वाले हो। पहले ही आप उसका एरे का साइज बता दो। आप क्या करो, एरे का पहले ही साइज बता दो कि आप 5 वैल्यूज डालने वाले हो या 10 वैल्यूज डालने वाले हो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 4 वैल्यूज, करेक्ट। तो जैसे मैंने 4 यहाँ पे बनाया, एरर यहाँ से चला गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट वैल्यू देना था, तो मुझे बताना नहीं पड़ा कितना साइज होना चाहिए एरे का। हम एरे का साइज बोलते हैं बेसिकली, जो एरे लेंथ लिया है ना, इसको हम साइज बोलते हैं। ठीक है, एरे साइज। तो यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कितनी वैल्यूज आप इसमें रखने वाले हो। अगर नहीं बताओगे तो एरर देता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया, ये जो एरे आप बना रहे हो इसका साइज कितना है, 4, मतलब मैक्सिमम 4 वैल्यूज ही पुट कर सकते हो, इसके अलावा नहीं कर सकते। हाँ, कम वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 4 होना चाहिए, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब वैल्यूज अभी इनिशलाइज नहीं हुई है इसके अंदर, तो वैल्यूज इनिशलाइज करना है तो क्या करो, जैसे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है,
ऐसे निकाल रहे थे वैल्यू, वेरिएबल के साथ ब्रैकेट लो और इंडेक्स ले लो, सेम वैसे ही लिखो और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, है, इसको बोलते हैं फिर इनिशियलाइज करना, अरे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब ऐसे ही मैं सिर्फ 3 वैल्यू ही पुट करता हूँ, 1 और 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 12। ठीक है, तो ये पहला होता है डिक्लेरेशन, ये होता है इनिशियलाइजेशन। ये जो वैल्यू दिया है ये बताता है मैक्सिमम कितनी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू वाला, नहीं पहले इसी को ना रन करते हैं। सबसे पहले इसका लेंथ निकालना पड़ेगा मुझे, फॉर लूप चलाना है तो वैल्यू अभी स्टोर हुई है, अब क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले इसकी लेंथ निकालेंगे, तो ए आर ए आर डॉट लेंथ। ठीक है, ये ब्रैकेट ला के देगा, लेंथ ला के देगा उसका साइज, देन फॉर लूप आएगा, यहाँ रहते हैं इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए आर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, वैल्यू निकालना है सेम वही तरीका, ए आर डॉट लेंथ, सॉरी क्या है, ब्रैकेट आई, डन। ये क्या करेगा, एक एक वैल्यू निकालते जाएगा। तो पहले से अभी 3 वैल्यू स्टोर किया, उसको ही देखते रन करके। तो इसने बताया पहले इसका साइज, ठीक है, फिर हमने लिया 10 11 12, 0 कहाँ से आ गया बताओ, मैंने 3 ही वैल्यू पुट किया था, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स, थर्ड वाले इंडेक्स पे कुछ नहीं रखा, तो 0 कैसे आ गया। हाँ वो तो दिया और 3 इनिशियलाइज किया, तो एक अभी भी एम्प्टी है, जो एक स्पेस है वो मैंने किया नहीं, मतलब उसमें डेटा पुट नहीं किया, तो 0 कैसे आ गया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, करेक्ट। मैंने इंट एरे लिया है और इंट का डिफ़ॉल्ट वैल्यू पता है क्या होता है, 0। मैंने 3 स्पेस पे 3 इंडेक्स पे वैल्यू पुट किया, फोर्थ वाला खाली रहने दिया, तो फोर्थ वाले में अगर वैल्यू नहीं रखते हो तो वो क्या देगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, यहाँ नोट कर लेता हूँ, थर्ड इंडेक्स will print default value as it is not initialized। ठीक है, हमने 3 इंडेक्स पे दिया था, मतलब फोर्थ वाले पे नहीं किया, फोर्थ लिखो क्या इसे, फोर्थ इंडेक्स है ना, फोर्थ इंडेक्स विल प्रिंट डिफॉल्ट वैल्यू एज इट इज नॉट इनिशियलाइज। क्लियर है इतना, थर्ड लिखो या फोर्थ लिखो, जो भी, ठीक है चलेगा, 0 1 2 3। ठीक है ना, तो ये भी चीज़ होती है, अगर इंडेक्स में अगर एम्प्टी रखते हो, इनिशियलाइज नहीं करते हो, तो वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू लेके आ जाता है, क्योंकि एनी हाउ उसे 4 पोजीशन भरना है ना, तो प्रॉक्सी लगा देगा, वो अपना इंडेक्स वैल्यू दे देगा, डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा वहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट, अब मैं कोई ऐसी वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ जो कि इंडेक्स से बाहर है, अगर मैं ए आर सबसे पहले तो स्टोर करना चाहता हूँ, जो कि है ही नहीं पहली बात, तो ए आर 4 इक्वल टू 500, क्या मैं इस इंडेक्स पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ, क्यों हाँ, मेरा इंडेक्स कहाँ तक है ये तो बताओ पहले, 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स है, फोर्थ वाला तो है ही नहीं, टोटल 4 है, वैल्यूज टोटल 4 है, लेकिन इंडेक्स कितना होता है, एक कम होता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक कम, हाँ एक ज़्यादा ही कर दे रहा हूँ, कम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये दे देगा एक्सेप्शन आउट ऑफ बाउंड, लेकिन यहाँ पे है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, स्ट्रिंग में क्या दिया था, स्ट्रिंग इंडेक्स, और यहाँ पे दिया एरे इंडेक्स। ठीक है, आप अगर एरे के बाहर जा रहे हो, उसके इंडेक्स से बाहर जा रहे हो, तो ये ऐसे एक्सेप्शन दे देगा। ठीक है, दोनों का सेम एक्सेप्शन आता है, उसमें स्ट्रिंग लिखा है, यहाँ पे एरे लिखा है, और काम वही कर रहे हो, उसका जो आउट ऑफ इंडेक्स है उसको एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसको कमेंट करता हूँ, मैं ऐसी वैल्यू निकालना चाहता हूँ जो कि वहाँ अवेलेबल ही नहीं है, मतलब ए आर 4 को ही करते हैं, थर्ड को करूँगा ए आर 3 तो क्या देगा, 0, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी, लेकिन अगर 4 करता हूँ जो वहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं,
तो वो देगा एक्सेप्शन, सेम वही एरे इंडेक्स ऑटो बॉम्ब। समझ गए? कोई क्वेश्चन है कुछ? नो क्वेश्चन? ठीक है। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं एरे, अगर कभी मल्टीपल वैल्यूज़ को यूज़ करना होता है तो ये आता है। ठीक है, ऑटोमेशन में नीड पड़ती है इसकी भी। कई बार होता है हमें मल्टीपल डेटा मिल जाता है, उसे हम एक जगह स्टोर करना है, तो मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे एरे। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं कर सकते हैं हम, एरे का डेफिनेशन में है। क्या बोले? नहीं, हम वैसा डेटा उठाते ही नहीं बेसिकली, अगर उठाते भी है तो उसके लिए कलेक्शन वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तो बाद में आएगा। ठीक है, रेयरली होता है वैसा, उतना होता नहीं है कि डिफरेंट हो, क्योंकि देखो ऑटोमेशन में मेरे नीड इसलिए पड़ती है, जैसे अगर मेरा एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट है अपनी, ठीक, और ये वेबसाइट में बहुत सारी लिंक्स होगी, गूगल ही चालू करते हैं है ना, यहाँ पे बहुत सारी लिंक्स हैं, यहाँ भी लिंक्स है, यहाँ भी लिंक्स है ना? तो जहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं वो लिंक्स है। ठीक है, ऑटोमेशन में मुझे ये फाइंड करना है, एक क्वेश्चन है ये, जितनी भी लिंक्स है मुझे फाइंड आउट करना है कि वो ब्रोकन तो नहीं है। ब्रोकन मतलब वो लिंक अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कहीं जाती है या नहीं, अगर नहीं जा रही तो उसे हम बोलते हैं ब्रोकन। मैनुअल टेस्टिंग में ये पढ़े थे। ऑटोमेशन से अगर मुझे फाइंड करना है लिंक्स, तो ये जो लिंक्स है, ये लिंक्स को फाइंड करने का तरीका एक ही होता है, जिससे हम सारी लिंक्स एक जगह कलेक्ट कर लें, और सारी लिंक्स का डेटा टाइप भी सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये नाम अलग है लिंक्स का, इनका डेटा टाइप अलग हो, ऐसा नहीं। लिंक्स है मतलब 1000 लिंक रहे या 2 लिंक रहे, सबका डेटा टाइप सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे तो हम एरे यूज़ कर लेंगे सीधा सीधा। कभी कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है जिसके अंदर डेटा टाइप अलग हो, है ना, बहुत कम होता है ऐसे, लेकिन अगर आ गया तब उसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा कलेक्शन का टॉपिक। ठीक है, वो सर्दू का चीज़ है थोड़ी, वो अलग है। अगर किसी से भी मैं इंटरव्यू में पूछता हूँ जावा जावा में कितना रेटिंग दोगे खुद को, तो लोग बोलते हैं 2 या 3। अगर मेरा क्वेश्चन आएगा कि 4 या 5 क्यों नहीं देते, सबसे पहले लोग यही बोलते हैं कलेक्शन, कलेक्शन नहीं आता, क्योंकि कलेक्शन है ही ऐसी टेढ़ी चीज़। ठीक है, वो हर कोई कर भी नहीं पाता है कुछ, तो उस पर उतना ध्यान मत दो, उतना करना भी नहीं हमें। एरे है, एरे को अभी समझो कैसे काम करता है। ठीक है, और ये जो एरे हुआ है जिसे हम बोलते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे मतलब ये जो वैल्यूज स्टोर हुई है, तो इधर यहाँ देखोगे तो ये एक रो टाइप का दिख रहा है ना, इसे हम खड़े भी कर सकते हैं, तो कॉलम बन जाएगा। तो डेटा या तो रो में ऐसे स्टोर करो या तो कॉलम में स्टोर करो, है तो एरे ही वो, लेकिन इसे क्या बोलोगे, सिंगल डायमेंशनल एरे। ठीक, तो सिंगल डायमेंशनल एरे में या तो रो में आएगा या तो कॉलम में आएगा, दोनों तरीके से बना सकते हो ऐसे। ठीक है, इसके बाद आता है 2D एरे। तो 2D एरे में क्या होगा, एक ही साथ रो में भी डेटा आएगा, कॉलम में भी डेटा आएगा। ये नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना। ठीक है, तो अभी के लिए सिंगल डायमेंशनल एरे अच्छे से पढ़ो। ठीक है, एक टॉपिक रह गया अपना जो फॉर लूप की बात कर रहा था। ठीक है, कौन सा फॉर लूप था, इनहेंस्ड फॉर लूप, या फिर उसका दूसरा नाम है फॉर ईच, ये रह चुका है अपना। इसमें करना क्या होता है, ये जो अपना फॉर लूप है नॉर्मल वाला, इसके अंदर कितनी चीज़ें देखना, इनिशियलाइजेशन होता है जो स्टार्ट कंडीशन है, एंड कंडीशन है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इन तीन की वजह से ही लूप चल रहा है। अगर ये वैल्यू स्टार्ट नहीं करोगे सही से, लूप नहीं चलेगा, एंड नहीं करोगे तो ये अनलिमिटेड चले जाएगा। और ये क्या कर रहे हैं, इसी वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए। ये तीन वैल्यूज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबल है लूप चलाने के लिए। बट अगर मैं बोलूँ ये तीन वैल्यू भी यूज़ ना करना पड़े, तो अपना फॉर लूप तो बहुत ईजी हो जाएगा, है ना, और ईजी हो जाएगा अपना काम। तो यही फॉर लूप है इनहेंस फॉर लूप, इसी का बड़ा भाई, बड़ा भाई बोलो, उसका बाप बोलो, जो बोलना है बोलो। ठीक है, तो उसका एडवांस वर्जन है इनहेंस फॉर लूप। इनहेंस फॉर लूप मोस्टली यूज़ होता है एरे के साथ। एरे में देखो क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ 1 बाय 1 निकाल रहे हैं, ये सेम स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हो, वहाँ भी एरे यूज़ होता है। जब मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करना है इसके अंदर से निकालने के लिए, ठीक है, तो मुझे यहाँ लेंथ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी हमने लेंथ क्यों निकाला, क्योंकि फॉर लूप में ज़रूरत थी। मैं बोलता हूँ लेंथ भी नहीं निकालना पड़ेगा, ये तीन वैल्यूज़ भी नहीं लेना पड़ेगा, फिर भी हमारा फॉर लूप चल जाएगा। इसके लिए यूज़ होता है इनहेंस फॉर लूप। ये क्या करता है,
एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ डॉक्टर की। आप जाते हो क्लिनिक, डॉक्टर के पास डायरेक्ट जाते हो या क्या करते हो? क्लिनिक जाते हो ना या नहीं जाते? बीमारी नहीं होती? ठीक है, अपॉइंटमेंट छोड़ दो, वहाँ जाने के बाद क्या करते हो? अगर चले भी गए क्लिनिक, लाइन में बैठना पड़ेगा, ठीक है? लाइन में बैठने के बाद भी डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाओगे या कोई आपको बोलेगा अंदर जाओ, या डॉक्टर खुद कॉल करेगा? बेसिकली वहाँ पे कोई होता है ना असिस्टेंट, क्या बोलते हैं, कंपाउंडर जो बोलते हैं, कंपाउंडर जो होता है वो क्या करता है, वन बाय वन जिसका नंबर आया वो बोलेगा चलो अंदर जाओ, है ना? तो डॉक्टर कब तक वहाँ बैठे रहेगा, ये कंपाउंडर कब तक बैठे रहेगा वहाँ पे? जब तक पेशेंट है, करेक्ट? जब तक पेशेंट है वो वहाँ पे रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि उसने बोल दिया मैं सिर्फ 10 लोगों को देखूंगा बाकी घर जाओ, ऐसा नहीं करता। कभी रेयरली होता होगा जब उसको अर्जेंट कहीं जाना है तो, बट मेनली क्या करते हैं वो लोग, जितने पेशेंट आए हैं एंट्री करवा दो, बैठे रहो, जैसे नंबर आ रहा है आपका जाओ, जब पेशेंट खत्म हो गए अब वो दोनों भी घर चले जाएंगे। ऐसे ही होता है, सेम ऐसे ही काम करता है इनहेंस फॉलो। ये चेक करता है वैल्यू है क्या। ये क्या चेक करता है, वैल्यू प्रेजेंट है क्या। जैसे इसके अंदर कितनी वैल्यूज है अभी करंटली, 3 वैल्यूज। ये बस चेक करेगा वैल्यूज है क्या। जब तक वैल्यूज है ये लूप चलेगा, वैल्यूज खत्म लूप बंद। समझा? जब तक वैल्यूज है ये चेक करते रहेगा, वैल्यू है क्या लूप चलाओ, वैल्यू है क्या लूप चलाओ। यहाँ पे कंडीशन नहीं होती कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है तब लूप चलेगा। ये भी नहीं बताता कि इनिशियलाइज कहाँ से करना है, ये भी नहीं बोलता है कि इसे डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट करना है। ये सिंपली क्या चेक करेगा, एरे में वैल्यू है क्या। अगर वैल्यू है तो उसे कॉल कर लो, एग्जीक्यूट कर लो, या फिर बंद कर दो लूप। ठीक? तो देखो क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले ए आर, ये वाला वेरिएबल लेना, उसके पहले लगा दो एक कोलन। ठीक है? अभी ए आर ये जो वैल्यू निकाल रहा है, ये कौन सी वैल्यू निकाल रहा है? एरे में से क्या वैल्यू निकालेगा? ये एरे कौन सा? सबसे पहले तो इंट एरे। इंट एरे है ना? इंट एरे मतलब इसके अंदर मैक्सिमम कितनी इंट वैल्यू है? 4 इंट वैल्यूज। उसमें से अगर मैं एक वैल्यू निकालता हूं तो वो कौन सी वैल्यू रहेगी? इंट ही रहेगी, है ना? एक वैल्यू अगर निकालता हूँ एरे में से तो इंट ही रहेगी। अगर स्ट्रिंग एरे होता तो वैल्यू जो निकलती वो क्या होती? स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंग वैल्यू। कैरेक्टर एरे होता तो वैल्यू क्या निकलती? कैरेक्टर। समझा? तो यहाँ से वैल्यू अगर एक भी निकलेगी तो वो रहेगी इंट। तो यहाँ सिंपली बस लिख दो उस वेरिएबल का नाम। ये वेरिएबल क्या करता है, एरे में से एक एक वैल्यू निकालते जाएगा, और जो एक वैल्यू निकलेगी वो कौन सी रहेगी? इंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट आई आई। ठीक है? तो ये समझो ये है कंपाउंडर और ये है पेशेंट। ये कंपाउंडर क्या करेगा, वन बाय वन पेशेंट को लेगा, उसे डॉक्टर के पास भेज देगा। समझा स्टोरी? इससे इजी लैंग्वेज मेरे पास नहीं है। ठीक है? ये कंपाउंडर, ये है अपने पेशेंट, ये है कंपाउंडर, और ये है डॉक्टर। ये क्या कर रहे हैं, वन बाय वन यहाँ से वैल्यू उठाएगा, और जो वैल्यू उठाएगा वो भी पेशेंट ही रहेगा। अगर 10 पेशेंट है तो एक पेशेंट भी रहेगा ना, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे मेरे पास 3 इंट वैल्यूज है। एक वैल्यू अगर ये निकालता है तो वो इंट वैल्यू रहेगी। उसे मैं क्या कर रहा हूँ, इस इंट वाले वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। इसे ऐसा पढ़ा जाता है। ये क्या कर रहा है, ए आर एरे में से वैल्यू निकाल रहा है, आई आई के अंदर स्टोर करते जा रहा है। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे आई आई को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, पहले यहाँ पे इससे भी कमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या किया, एरे में से एक वैल्यू निकाला और ये आई आई के अंदर स्टोर कर दिया। अभी डबल आई को जब मैं प्रिंट करूंगा तो वन बाय वन वैल्यू प्रिंट कर देगा। आगे वैल्यूज, करेक्ट? मुझे यहाँ पे ना लेंथ निकालना पड़ा, ना इनिशियल कंडीशन, ना एंड कंडीशन, या कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कुछ नहीं, सिर्फ 2 वैल्यूज पे काम हो गया। ये कैसे काम करते हैं, जब तक वैल्यूज रहेगी एरे की, ये निकाल निकाल के किसको देगा, डबल आई को देगा। डबल आई यहाँ पे एग्जीक्यूट करते रहेगा। जिस टाइम पे ए आर को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी ये लूप से बाहर हो जाएंगे। है इजी है, ये कुछ भी लगाना नहीं पड़ता। ये सिंपल काम करता है, वैल्यू प्रेजेंट है क्या, अगर वैल्यू प्रेजेंट है एग्जीक्यूट करो, वरना मत करो, हट जाओ वहां से। क्लियर है? हाँ, हाँ,
किया ना, जीरो जीरो किया ना, तो वो ये वाला फॉर लूप भी वही किया था। बोलो तो डिफॉल्ट वैल्यू, अगर इनिशियलाइज नहीं करते हो वो डिफॉल्ट वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे हमने चार बताया ना, चार साइज होना चाहिए उसका, तो तीन में वैल्यू दिया, एक खाली है, बेसिकली वो खाली नहीं है, वो डिफॉल्ट वैल्यू है। समझा? अभी भी डाउट है? और क्लियर? अरे मेरे भाई, वैल्यू मतलब तो डिफॉल्ट वैल्यू है ना वहाँ पे उस इंडेक्स पे। समझ रहे हो बात को? चार इंडेक्स उसने बोला है तो तीन इंडेक्स पे वैल्यू हमने दिया, एक में नहीं दिया तो वो क्या ले लेगा, डिफॉल्ट वैल्यू। समझ जाओ? ठीक है, इसको दूसरे तरीके से बोलता हूँ, ये वैल्यू को भूल जाओ। चार इंडेक्स है, ये ए आर क्या करेगा, चार बार लूप चलाएगा, क्योंकि इंडेक्स कितना है उसका, चार बार हर इंडेक्स पे जाएगा, वैल्यू उठा के लाएगा। अब थर्ड वाला जो इंडेक्स यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, लेकिन प्रेजेंट है ना मेमोरी में, जब यहाँ पे चार बनाए हो तो वहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू। अगर हम वैल्यू नहीं देते तो वो अपनी वैल्यू डाल देगा वहाँ पे डिफॉल्ट। अभी क्लियर है? नहीं, यहाँ पे है ही नहीं माइनस, तो क्या करेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इनिशियल एंड कंडीशन होती ही नहीं है यहाँ पे। ये बस वन बाय वन वैल्यू उठाते जाएगा, और कब तक जाएगा, जब तक वैल्यू है या इंडेक्स है। इंडेक्स खत्म, लूप चलना खत्म। समझा? ठीक है, लास्ट थिंग, 5 मिनट लूंगा बस। अब इसके बारे में पढ़ो, पूरा प्रोग्राम अभी तक हमें समझ में आ गया, बस यही एक बेचारा बचा हुआ था, है ना? तो आज ये भी क्लियर हो जाएगा आपका। तो आज पूरा प्रोग्राम समझ में आ जाएगा क्या क्या हमने बनाया था। अब बताओ ये क्या है, स्ट्रिंग एरे। स्ट्रिंग एरे, ठीक है, ये स्ट्रिंग एरे है और ये उसका वेरिएबल, सेम देखो इसके जैसा दिख रहा है, दिख रहा है सेम दोनों, स्ट्रिंग ब्रैकेट ए आर जी एस, यहाँ पे भी इंट ब्रैकेट ए आर, वैसे ही सेम यहाँ पे भी ब्रैकेट यहाँ लगा सकते हो। अभी तक ब्रैकेट यहाँ लगा रहे थे, अब यहाँ लगाने का कर सकते हो, इसके पहले लगा सकते हो, स्पेस दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। समझ गया? तो ये जो है ये क्या है, स्ट्रिंग एरे। और स्ट्रिंग एरे अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो ये क्या बन गया, एक नॉर्मल मेथड, मेन मेथड नहीं है, ये क्या है, नॉर्मल मेथड। इसे अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, देखो है नहीं यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि यहाँ मेन मेथड चाहिए। मेन मेथड की पहचान यही होती है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और साथ में स्ट्रिंग एरे। ठीक है, इसको कर देते हैं इंट एरे। गया? गया ना? तो उसकी पहचान ही है वो, वहाँ पे चाहिए उसको स्ट्रिंग एरे। स्ट्रिंग एरे नहीं दोगे तो मेन मेथड ही नहीं है, वो नॉर्मल मेथड बन गया। ठीक है, तो अभी सारी चीज़ें समझ में आ गई। एक्सेस मॉडिफायर ये स्टैटिक नॉन स्टैटिक के लिए यूज़ करते हैं, वॉइड मतलब रिटर्न टाइप, ये मेथड का नेम, और ये आर्ग्यूमेंट, ये क्लास का नेम, ये क्लास, एक्सेस मॉडिफायर, ये पैकेज जहाँ से आ रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ अभी नहीं बची जो नहीं पता। मैंने बोला था पहले दिन हमने प्रोग्राम देखा था सिर्फ इतना, और आज समझ में आ गया टोटली। ठीक, कुछ क्वेश्चन है, डाउट है?